नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि आज फ्राइडे है और हमारी गाइडेंस प्रोग्राम का वक्त है। माफ़ी चाहता हूँ, लास्ट फ्राइडे को मैं गाइडेंस प्रोग्राम नहीं डाल पाया किसी वजह से। तो आज गाइडेंस प्रोग्राम में, जैसा कि मैंने आपको वायदा किया था कि हर फ्राइडे स्पेशल को हमारा गाइडेंस प्रोग्राम रहेगा, जिसमें स्पेशली हम उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो भी गाइडेंस प्रोग्राम रहे उसमें हमने प्री को लेकर, आरएस प्री को लेकर प्लान किया था। हालांकि मैंने आपको वायदा भी किया था लास्ट फ्राइडे को कि मैं मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित अब कुछ प्रोग्राम्स लेके आने वाला हूं। तो मैंने आज से शुरू कर लिया है कि मेंस में आंसर कैसे लिखे जाएं। कुछ मुद्दे जो मैं पहले भी गाइडेंस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुका हूं, उसी मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से मैं गाइडेंस प्रोग्राम में उन मुद्दों के साथ कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाहता हूं। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि कोई मायने नहीं रखेगा कि प्री में आपके मार्क्स कैसे हैं और कितने हैं, मायने रखेगा कि मेंस में आपके मार्क्स कैसे और कितने हैं। देखिए, मेंस में 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स का सवाल होता है जिसको आंसर देना होता है 15 वर्ड्स में, यानी 15 शब्दों में देना होता है। 15 शब्दों में उत्तर देने का जो प्रश्न होता है उसके 2 मार्क्स रहते हैं। एक होता है 50 शब्दों वाला जिसके 5 मार्क्स होते हैं, और एक होता है 100 शब्दों वाला जिसके 10 मार्क्स रहते हैं। ठीक है। पिछले गाइडेंस प्रोग्राम में भी कुछ हद तक मैंने बताया था कि अच्छा उत्तर जो होता है, जो बेटर आंसर होता है, उसकी परिसीमाएं क्या हैं, अच्छा उत्तर कहते किसको हैं। और अच्छा उत्तर लिखने से, देखिए यहाँ नॉलेज तो मायने रखता ही रखता है, लेकिन लिखने की जो शैली है, शब्दों का जो चयन है, वह भी काफ़ी हद तक मायने रखता है। अच्छा उत्तर लिखने में 5 चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना होता है। एक तो अच्छे उत्तर का विस्तार, यदि आपको पूछा गया है 15 वर्ड्स तो आपका उत्तर 15 वर्ड्स के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है। आप अपनी मर्जी आए जो कंटेंट्स नहीं लिख सकते, तो उसका विस्तार कितना है, उसकी परिधि कितनी है, ये मुख्य बात ध्यान रखने की होती है। एक एक चीज़ को मैं समझाऊंगा यहाँ पर कि अच्छे उत्तर, वैसे ये गाइडेंस प्रोग्राम मेंस आंसर राइटिंग का एक दिन नहीं रहने वाला, इसको लंबा चलाना पड़ेगा, हर फ्राइडे को चलेगा ये। और गाइडेंस प्रोग्राम ही सबसे मुख्य बात होती है प्रिपरेशन में। ठीक है। दूसरा होता है अनुपात और संतुलन। एक अच्छे उत्तर की विशेषता होती है उसका अनुपात और संतुलन। मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा कि ये चीज़ होती क्या है, लेकिन इसकी थोड़ी सी मैं आपको परिभाषा दूं तो अनुपात और संतुलन का मेरा यहाँ पर तात्पर्य ये है कि आपको जैसा पूछा गया है, जिस प्रकार से पूछा गया है, उतने अनुपात में ही आंसर दें। दोनों पक्षों को साथ में लेकर चलें, बैलेंस बनाकर चलें। ऐसा नहीं है कि आपको अगर पूछा है किसी ने कि गांधी जी के बारे में टिप्पणी लिखिए, ठीक है, और पूछा गया है 50 शब्दों में, जो 5 मार्क्स का सवाल है। भले आपको गांधी जी अच्छे लगते हो या बुरे लगते हो, लेकिन आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको दोनों पक्षों को लेकर चलना पड़ेगा। आपको गांधी जी को अच्छा भी बताना है, यानी उनकी अच्छाइयाँ भी बतानी है और बुराइयाँ भी बतानी हैं। अच्छाई और बुराई से मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर देखिए गांधी जी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, भारत की शान है, तो वहाँ पर उनकी अच्छाई आप ज़्यादा करेंगे, बुराई कम से कम करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा मुद्दा और देता हूँ। जैसे मान लो अभी राजस्थान में जो मामला चल रहा है, सरकार गिरने का, कांग्रेस सरकार की स्थिति के बारे में आपको किसी ने कहा कि आपको इसको 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है। तो
जिस प्रकार से सरकार गिर रही है या फिर जिस प्रकार से सचिन पायलट साहब और गहलोत साहब के बीच में मनमुटाव हो रहा है, उसके सकारात्मक पक्ष भी लेने हैं आपको लोकतंत्र के लिहाज से, और उसके नकारात्मक पक्ष, दोनों का विश्लेषण आपको करना है। यह होता है संतुलन किसी प्रश्न का। मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा कि कैसे इसको करना है। तीसरी विशेषता होती है अच्छे उत्तर की, उसकी प्रामाणिकता। आप हवा में तीर नहीं मार सकते। अगर आप सरकार गिरने की स्थिति लिख रहे हो और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू लिख रहे हो, तो आप जो आंसर में लिख रहे हैं वो प्रामाणिक शब्द होने चाहिए, प्रामाणिक डेटा होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने आधारहीन बातें लिख ली और उसमें अपनी मर्जी जोड़ दी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी भाषा। आप लैंग्वेज भी, ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनेशन बोर्ड को ज़्यादा ही इंप्रेस करने के चक्कर में हार्ड वर्ड्स लिख रहे हो, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड शब्द लिख रहे हो, आप अदर लैंग्वेज का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हो। आपको चेक एंड बैलेंस बना के चलना होगा। आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी के शब्दों का अधिक प्रयोग करें। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश के शब्द का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको अगर कोई शब्द लगता है कि इंग्लिश में वो ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा लोगों को सुनने में आता है और लोगों को समझ में आता है, तो उसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और कोष्टक में उसका हिंदी वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ही लिखनी है या आपको हिंदी ही लिखनी है, ऐसा भी नहीं है। भाषा शैली बड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। जैसे कि राजस्थान सरकार के जो विधायक हैं, अब वहाँ पर आपने विधायक शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है, और विधायक की जगह आप एमएलए शब्द का इस्तेमाल भी करोगे तो भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर शुद्ध हिंदी ही इस्तेमाल करनी है, विधायक ही लिखना है। ठीक है, हालांकि लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य भी लिख सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी भाषा शैली सरलतम हो। अब यहाँ विधानसभा के सदस्य लिखोगे आप शब्द सरकार में कि इतने विधानसभा के सदस्य पायलट साहब के पक्ष में हैं, इतने गहलोत साहब के पक्ष में हैं, तो इतना लंबा वर्ड लिखने की वजह से आपके कहीं ना कहीं वर्ड लिमिट ख़त्म हो सकती है। इसलिए कोशिश ये करें कि विधायक शब्द का इस्तेमाल करें, एमएलए को वहाँ इस्तेमाल ना करें। या फिर विधानसभा के सदस्य लिख रहे हैं तो वहाँ समस्या और लंबी बढ़ सकती है। अगर मान लो जैसे 15 वर्ड्स में ही ये पूछा गया है, तो वहाँ तो कहीं ना कहीं आपको छोटे शब्दों का ही इस्तेमाल करना होगा जो प्रचलन में है। ऐसा भी नहीं है कि छोटे शब्द को आप इतना शॉर्ट बना लो जिसका कोई मतलब सेंस ही ना निकले। ठीक है, पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका प्रस्तुतिकरण। आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो और कहां उसको एंड कर रहे हो, किस प्रकार से उसको प्रेजेंट कर रहे हो। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे ही देता हूं जिसमें ये सारी विशेषताएं मैं डाल रहा हूं। ठीक है, लिखा एक प्रश्न जैसे मेंस में आया, एग्जाम्पल वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उसी टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। कालीबंगन सभ्यता के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब मान लो ये प्रश्न आपके 15 वर्ड्स में पूछा गया है। ठीक है, वैसे वर्ड्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आंसर के जस्ट पश्चात में जो स्पेस होता है उसमें वो सफिशिएंट आना चाहिए। ठीक है, माना जाता है एक आध वर्ड इधर उधर हो भी जाए चल जाता है। ठीक है, ऐसे पूरी तरह से एग्जैक्ट काउंट करके वर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना स्पेस है उसमें आंसर आपका आ जाना चाहिए।
ठीक है, तो 15 वर्ड्स का सवाल है तो डेफिनेटली उसके नीचे 1-2 लाइन ही छोड़ी रखी होगी। ठीक है, अब यहां पर शब्द क्या है, कालीबंगन सभ्यता के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, सीधा सा दे रखा है संक्षिप्त टिप्पणी, तो यहां पर सिर्फ कालीबंगन सभ्यता के बारे में बात करनी है आपको, इधर उधर की बात कुछ भी नहीं लिखनी है। ठीक है, तो शॉर्ट में पूछा गया है, और अगर आप यहां पर अपन लंबे कोशिश करेंगे, जैसे आपने यहां पर शुरू किया कालीबंगन सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, यह सभ्यता घग्गर नदी के किनारे थी, इतने में ही आपकी वर्ड लिमिट खत्म हो जाएगी। पूरी सभ्यता का सार आ जाना चाहिए 15 शब्दों में। ठीक है, आपने सिर्फ एक लाइन लिखी, आपकी वर्ड लिमिट खत्म, जबकि इसमें पूरी सभ्यता आई ही नहीं। यह बेटर आंसर नहीं है, क्योंकि विस्तार और परिधि का भी ध्यान रखना होता है। यह पूरा शब्द है जिसमें पूरी सभ्यता समाहित है। आपको यह नहीं पूछा गया है कि कालीबंगन शब्द के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या कालीबंगन स्थान के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहां पर अगर सभ्यता की जगह अगर स्थान होता या स्थल होता तो आपका यह आंसर सही था, लेकिन इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है सभ्यता। मतलब साफ है, आपको परिधि के अनुसार लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, यह सभ्यता, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है प्रश्न में, यह सभ्यता हनुमानगढ़ राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा मानी जाती है। हो गया। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के पाठ के साथ में जोड़ दिया, यानी वो पूरी सभ्यता जो है वह उसी के साथ में जुड़ गई, और इसकी विशेषताएं होगी वह कालीबंगा से रिलेटेड भी हैं। ये इसमें पूरी परिधि में ये उत्तर समाहित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भाषा भी देखें तो भाषा में कोई हमने कॉम्प्लिकेशन नहीं डाला। सभ्यता हनुमानगढ़ राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे थी, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी जो वर्ड है न तो ज़्यादा हार्ड है न इजी है, सिंपल जो लैंग्वेज प्रचलन में है वो हमने इस्तेमाल की यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इस आंसर में प्रामाणिकता भी है। वास्तव में हनुमानगढ़ जिले में है, वास्तव में घग्गर नदी के किनारे हैं, ठीक है, और वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता की का हिस्सा है। ठीक है, भाषा भी ठीक है, प्रस्तुतिकरण भी ठीक है, क्योंकि आपने स्टार्ट भी कहां से किया, कालीबंगन के बारे में पूछा, तो यह सभ्यता, दैट्स इट। आप यह लिखने के बाद में यह हनुमानगढ़ जिले के बारे में नहीं, सभ्यता लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप सभ्यता के बारे में बता रहे हैं, इस सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आप शब्दों का चयन और उसके विस्तार, प्रामाणिकता, परिधि, सब चीजों का ध्यान रखें तो बेहतर होगा। जैसे एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक सवाल पूछा गया आपसे कि
अग्नि वेदिकाओं के बारे में विस्तार से बताइए। अब टॉपिक एक है, ठीक है, विस्तार से बताइए लिखा है और ये प्रश्न दे दिया आपको 50 वर्ड्स का। ऐसे फंसाते वो जो बड़ा लेवल का, बड़ा जिसका आंसर होना चाहिए उसको छोटे में डाल देते हैं, जो छोटा होता है उसको बड़े में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अग्नि वेदिकाएं, हमें पता होना चाहिए कि अग्नि वेदिकाएं क्या है और कहां से मिली। अब इसमें सारी चीजों का ध्यान रखना है। उसका विस्तार 50 वर्ड्स, परिधि 50 वर्ड्स, उसके आसपास ही बैठना चाहिए। अनुपात और संतुलन दोनों चीजें, प्रामाणिकता भी डालनी है, भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण कहां से होगा? पहले तो यह पता कीजिए कि अग्नि वेदिकाएं है क्या और कहां है, ठीक है। तो यहां से शुरू करना है क्योंकि यहां पर पूछा गया अग्नि वेदिकाओं के बारे में, ठीक है, और हमें पता है कि अग्नि वेदिकाएं कालीबंगन में मिली हैं, ठीक है। अब बंदा क्या करता है, इसको शुरू करेगा कालीबंगन से, तो ये आंसर का जो प्रस्तुतिकरण है वो किसकी ओर सबसे पहला एंगल जा रहा है? कालीबंगन की ओर। एग्जामिनेशन बोर्ड का पेपर चेकर इसको पढ़ेगा भी नहीं। कहां से करना है? पूछा गया अग्नि वेदिकाओं के बारे में, तो प्रस्तुतिकरण भी यही से होगा। तो अग्नि वेदिकाएं, क्योंकि 50 शब्दों वर्ड्स की लिमिट है हमारे पास में। अग्नि वेदिकाएं अर्थात यज्ञ कुंड कालीबंगन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब इस आंसर का झुकाव किस तरफ है? अग्नि वेदिकाओं की तरफ है। लेकिन इससे पहले हमने लिखा था कालीबंगन से शुरू किया था, तो झुकाव प्रश्न का कहां था? कालीबंगन की तरफ था। तो वो प्रस्तुतिकरण गलत हो जाता है। अग्नि वेदिकाएं अर्थात यज्ञकुंड कालीबंगन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसकी खोज सर्वप्रथम प्रोफेसर अमलानंद घोष ने 1952 से 1956 के मध्य की, ठीक। वेदिकाएं, बार बार शब्द वो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं अगर आपकी वर्ड लिमिट ज्यादा बैठ रही है तो। वेदिकाएं इनके धार्मिक रीति रिवाज या अंधविश्वास की तरफ इशारा करती हैं। इनमें पशु बलि, पुनर्जन्म के पुख्ता प्रमाण इत्यादि के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। अब यहां पर मेन टाइटल क्या हुआ? अग्नि वेदिकाएं, प्रस्तुतिकरण यहां से, अर्थात इसको यज्ञ कुंड भी कहते हैं, यानी यज्ञ करने वाले कुंड।
ठीक है, प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज, सॉरी यहाँ पर इनकी खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952 से 1956 के मध्य की थी, क्योंकि कालीबंगन में सबसे पहले अग्नि वेदिकाएं ही खोजी गई थी। वेदिकाएं इनके धार्मिक रीति रिवाज, जो नीचे लिख रहा हूं मैं, तथा अंधविश्वासों की तरफ इशारा करती हैं, जिसमें पशु बलि, पुनर्जन्म इत्यादि के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। जैसे अग्नि वेदिकाओं के आसपास पशुओं की आदि जली हड्डियां, यानी वो पशु बलि भी देते थे और कहीं न कहीं इहलोक से परलोक में विश्वास करते थे, तभी वो यज्ञ करते थे, यज्ञ याचन करते थे। तो इस तरह का ये जो आंसर है वह पूरी अग्नि वेदिकाओं के बारे में 15 वर्ड्स के अंदर अंदर बता रहा है कि अग्नि वेदिका एग्जैक्टली है क्या और यह कहाँ से मिली। तो ये आपका एक सफिशिएंट उत्तर हो गया, जिसमें भाषा शैली और प्रश्न का संतुलन 50 शब्दों में आना चाहिए, वो पूरा आ चुका है। ठीक है, अगर वर्ड्स लिमिट और भी बढ़ रही है और हमारे पास में स्पेस है तो यहाँ पर बीच में कुछ और भी डाल सकते थे अपन, जैसे कि यह कुल 7 है, 7 क्रमबद्ध मिली हैं। तो इस तरह से प्रश्नों की परिधि, विस्तार, संतुलन, प्रामाणिकता, भाषा और प्रस्तुतिकरण हमें देखना होता है। ठीक है, और भी सवाल अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा, 100 वर्ड्स, 15 वर्ड्स, लेकिन अगले फ्राइडे को, क्योंकि थोड़ा सा तकनीकी समस्याएं हैं, एक तो विजुअल की और थोड़ी आवाज़ की, तो वो पिक्चर क्लियरिटी में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो हम व्यवस्थित एक शेड्यूल चलाएंगे। लेकिन डोंट वरी, हम गाइडेंस प्रोग्राम ज़रूर रखेंगे इसमें, और गाइडेंस प्रोग्राम रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि पढ़ाई आप कितनी भी कर लें लेकिन वो सही दिशा में होनी चाहिए। तो फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।